अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसके कंटेंट्स हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस enclosing a charge, and finally the Gauss's law. First of all we are going to इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो वर्ड आ रहा है फ्लक्स, ये हमारे लिए न्यू वर्ड है। तो सबसे पहले हम इस वर्ड के मीनिंग्स देखते हैं। फ्लक्स इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स टू फ्लो। तो अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को डिफाइन करते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू अ सर्टेन एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कि यानी किसी भी परपेंडिकुलर सरफेस में से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं उनकी तादाद को इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहा जाता है। और इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज the scalar or the dot product of electric field intensity capital E vector and the vector area A vector. Mathematically, or the mathematical form of the electric flux can be written as, देखिए स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को लिखते हैं फाई ई से। ये जो सबस्क्रिप्ट में ई लिखा है ये इलेक्ट्रिक के लिए है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन बी रिटन एज फाई ई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर which is equals to EA cos theta. स्टूडेंट्स यहाँ पर एक टर्म हम बार बार यूज कर रहे हैं, दैट्स वेक्टर एरिया, और here we have used it phi E equals to E vector dot A vector. तो अब हम एरिया वेक्टर को या एरिया वेक्टर कहें या वेक्टर एरिया कहें एक ही बात है। तो अब हम सबसे पहले एरिया वेक्टर को डिफाइन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आप अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हमें दो चीजों की जरूरत पड़ती है, दैट्स मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो अब अगर हम एरिया वेक्टर की बात करें तो ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड उस सरफेस एरिया के इक्वल है और इसकी डायरेक्शन सरफेस एरिया के ऊपर परपेंडिकुलर होती है। तो अब हम इसको डिफाइन कर रहे हैं, अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू द सरफेस एरिया and is perpendicular to the surface area is called area vector. तो स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का यूनिट क्या है। तो यहाँ पर दो क्वांटिटीज आ रही हैं, फर्स्ट वन इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एंड द सेकंड वन इज द एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दो क्वांटिटीज का असल में प्रोडक्ट है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है इसका यूनिट होता है न्यूटन पर कूलम, और जो एरिया है इसका यूनिट होता है स्क्वायर मीटर। So the unit of electric flux is in Newton square meter per coulomb. और स्टूडेंट्स आप डेफिनेशन में देख रहे हो, द स्केलर और द डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर एंड द वेक्टर एरिया ए वेक्टर। तो जो डॉट प्रोडक्ट होते हैं ये असल में स्केलर क्वांटिटीज होती हैं। तो अब आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि ये डॉट प्रोडक्ट है, इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा कि हम इसके फार्मूला के अंदर देख सकते हैं या मैथमेटिकल फॉर्म के अंदर देख सकते हैं कि सबसे पहला फैक्टर जो है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ कैपिटल ई वेक्टर। जो सेकंड फैक्टर है दैट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, और जो थर्ड फैक्टर है दैट्स द ओरिएंटेशन और इट्स द एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड ए वेक्टर। तो स्टूडेंट्स ये इन तीन फैक्टर्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड करता है। अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल केसेस कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा, और अगर कोई पर्टिकुलर एंगल है जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस एरिया में से पास कर रही हो तो क्या होगा। तो अब हम स्पेशल केसेस पढ़ते हैं। जो फर्स्ट केस है ये है मैक्सिमम फ्लक्स। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि फ्लक्स कब मैक्सिमम होगा, तो उसके लिए फिर स्टूडेंट्स हम देखते हैं, व्हेन एरिया कैपिटल ए वेक्टर इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू द फील्ड लाइंस having uniform electric field of intensity capital E vector, then the electric flux phi E is given by, कि अगर हमारे पास स्टूडेंट्स कोई एरिया है जो कि बिल्कुल फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर है और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो भी यूनिफॉर्म है, यानी उनकी तादाद चेंज नहीं हो रही। तो अब देखते हैं फिर
हमारे पास जो फार्मूला है वो है फाई ई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, तो वही हम फार्मूला यहाँ पे यूज करते हैं फ्लक्स को फाइंड करने के लिए, एंड इट कैन बी रिटन एज ई ए इंटू कॉस थीटा। तो अब हम फिगर देखते हैं यहाँ पर, ये हमारे पास आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और ये हमारे पास एरिया वेक्टर है। देखें, नॉर्मल है, परपेंडिकुलर वेक्टर होता है, इसलिए जो डायरेक्शन है ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट की जाती है, एन यूनिट वेक्टर से रिप्रेजेंट की जाती है। तो फिर यहाँ पर स्टूडेंट्स एंगल देखें, ई वेक्टर और एन यूनिट वेक्टर के दरमियान जो एंगल है ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। अगर पैरेलल हो तो यहाँ पर थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो फिर हम यहाँ पर से थीटा की ये जो वैल्यूज आ रही हैं ये वापस इस फार्मूला में सब्सटीट्यूट कर देते हैं। देन फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू ए इंटू कॉज ऑफ 0 डिग्री, एंड ऑल ऑफ यू नो दैट कॉज ऑफ 0 डिग्री इक्वल्स टू 1, so phi e equals to E into A, which is the maximum value of the electric flux। तो स्टूडेंट्स इसको अगर केस को मैं समराइज करूं या सिंपल अल्फाज में कहूं तो इसमें यह है कि फ्लक्स उस वक्त मैक्सिमम होगा जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी परपेंडिकुलर एरिया से पास करें और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर और एरिया वेक्टर ए वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं। ठीक है, तो फिर हम ये मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कर चुके हैं कि जो मैक्सिमम फ्लक्स है इसकी वैल्यू होती है फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू ए। तो अब हम नेक्स्ट केस टू मिनिमम फ्लक्स। When area A vector is held parallel to the field lines, then no lines cross this area, so that electric flux phi E is given by phi E equals to E vector dot A vector। तो अब स्टूडेंट्स हम इस केस को फिगर से एक्सप्लेन करते हैं। ये हमारे पास एक एरिया है और इस एरिया के ऊपर बिल्कुल पैरेलल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड मूव कर रहा है। तो अब आप जान चुके हैं कि जो एरिया वेक्टर है वो सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, तो ये हमारे पास आ रहा है एरिया वेक्टर। अब आप देख सकते हैं फिगर में क्लियरली कि एरिया वेक्टर और जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर हैं ये एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हैं। तो फिर हम फ्लक्स को लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन फाई ई इक्वल्स टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर अगर हम एंगल देखें तो इट्स अ राइट एंगल और द परपेंडिकुलर, सो वी कैन राइट थीटा एज थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंड वी आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ थीटा इन दिस इक्वेशन। तो देन वी कैन राइट एज phi e equals to E into A into cos of 90 degree, and cos of 90 degree is equals to 0, so phi E equals to E into A into 0, so phi E equals to 0, which is the minimum flux। तो स्टूडेंट्स बहुत आसान सी बात है कि पहले केस के अंदर हम फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर को रख रहे थे, सॉरी एरिया को रख रहे थे। तो अब यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि फील्ड लाइंस ये आ रही हैं तो एरिया भी फील्ड लाइंस के पैरेलल हमने रखा है। जब एरिया पैरेलल रखा है तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर बन गए और थीटा यहां पर 90 डिग्रीज हो गया। तो जब हमने ये वैल्यूज यहां पर सब्सटीट्यूट की हैं फार्मूला में तो फाई ई की वैल्यूज आ रही हैं 0, विच इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो अब स्टूडेंट्स हम केस नंबर 3 पढ़ते हैं, दैट्स एट एन एंगल थीटा। कि अगर हमारे पास ये जो सरफेस है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के साथ किसी पर्टिकुलर एंगल थीटा के ऊपर आ जाए तो क्या होगा। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं फिर फिगर से कि ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है, लेकिन ये जो हमारे पास सरफेस पड़ी है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ यहाँ पर ना तो पैरेलल है और ना ही परपेंडिकुलर है, बल्कि अगर एरिया वेक्टर हम देखें तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक दूसरे के साथ ये जो एंगल बना रही हैं वो एंगल थीटा है। नो, when a vector is inclined at an angle theta with the lines, with the field lines, then we will take the projection of area vector which is perpendicular to the field lines। स्टूडेंट्स यहाँ पे गौर कीजिएगा कि ये हमारे पास एरिया वेक्टर आ रहा है, हम इसकी प्रोजेक्शन लेंगे
और वो प्रोजेक्शन जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर यहाँ पर ये देखें, ये जो एरिया वेक्टर आ रहा है वो ये हम इसकी प्रोजेक्शन लेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाए। The area of the projection in this case is equals to a cos theta. Thus flux is given by. स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि अगर हम एरिया वेक्टर के कंपोनेंट्स बनाएं तो ये हमारे पास कंपोनेंट्स बनेंगे। फर्स्ट वन विल बी दिस इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द सेकंड कंपोनेंट विल बी परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हमने तो प्रोजेक्शन लेनी है, दैट्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास जो कंपोनेंट आएगा दैट्स ए cos थीटा। सो वी कैन राइट फाई ई इक्वल्स टू द मैग्नीट्यूड ऑफ ई वेक्टर into the projection of a vector on e vector. So we can write electric field as the magnitude of e vector is E and the projection of e vector on a vector on e vector is a cos theta. So we can write flux as phi e equals to E into a into cos theta, or it can be written in the form, sorry, it is the phi e equals to E vector dot a vector. It's not E into a, it's E vector dot a vector, which is the general formula as we have written here. So it's the mistyped, and students you need to correct it. Phi e equals to E vector dot a vector, where theta is the angle between the field lines and the normal to the area, as I told you before. Students, now we move towards the next topic, and that's the electric flux through a closed surface enclosing a charge. Students, consider a closed surface in the form of the sphere of radius r having a point charge positive q as its center. In order to calculate the electric flux, we have the formula phi e equals to E vector dot a vector. But here is the limitation. आप यहां पर ले रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। यहां पे हमने ये देख रहे हो आप लोग कि जितनी भी दफा सरफेसेस कंसिडर की हैं ये सारी की सारी फ्लैट सरफेसेस हैं। सो दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल ओनली ऑन फ्लैट सरफेसेस। सो बट वी हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो स्टूडेंट्स हमने देखा है कि हमारे पास जो फार्मूला है वो सिर्फ और सिर्फ फ्लैट सरफेसेस के ऊपर अप्लाई होता है, लेकिन अब हम जिस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर रहे हैं ये तो स्फीयर है, तो फिर हमें कुछ ऐसा करना है कि ये जो स्फीयर है ये भी किसी तरह से फ्लैट हो, तो हम वो फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर हम उसका सॉल्यूशन ये निकालते हैं कि ये जो हमारे पास स्फीयर है हम इसके छोटे छोटे पैचेस बना लेते हैं, और ये पैचेस इतने स्मॉल होने चाहिए कि हर पैच फ्लैट हो, तब हमारे पास फ्लक्स का फार्मूला इसके ऊपर अप्लाई हो सकता है। देन टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर इज डिवाइडेड इनटू n small patches so that each patch would be a flat patch with areas of magnitude delta a1 vector, delta a2 vector, delta a3 vector, delta an vector up to delta an vector with the corresponding electric field intensities e1 vector, e2 vector, e3 vector up to en vector respectively. तो अब हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो हम बारी बारी हर पैच का फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। एज यू कैन सी इन द फिगर कि ये हमारे पास सपोज करें कि फर्स्ट पैच है जिसका एरिया वेक्टर यहाँ पे ये आ रहा है, और ये आपके पास उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। लेकिन अगर आप इस पैच को गौर से देखें तो ये बिल्कुल फ्लैट पैच है। इसी तरह से हमने सारे स्फीयर को फ्लैट पैचेस में डिवाइड किया हुआ है। तो अब हम फर्स्ट पैच में से फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं। फार्मूला आप देख चुके हैं, फाई ई इक्वल्स टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर विच इज इक्वल्स टू ई इंटू ए इंटू कॉस थीटा। तो अब आप देखें, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें दैट्स E1, और अगर हम एरिया की यहाँ पे बात करें तो दैट्स A1। तो अब हम यहाँ पर फ्लक्स फाइंड करते हैं। फाई वन इक्वल्स टू E1 डेल्टा A1 इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री।
फिगर से आपको क्लियर है कि ई वेक्टर और एन यूनिट वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब पैरेलल हो तो एंगल उस वक्त 0 डिग्रीज होता है। तो फिर अगर हम यहाँ पर cos 0 की वैल्यूज पुट कर दें विच इज 1, तो वी कैन राइट द फ्लक्स φ1 एज E1 इंटू A1। अगर हम इसी मेथड पे फ्लक्स φ2 कैलकुलेट करें तो φ2 इक्वल्स टू E2 डेल्टा A2। अगर हम इसी तरह से थर्ड पैच में से फ्लक्स कैलकुलेट करें दैट्स E3 एंड डेल्टा AN, द प्रोडक्ट ऑफ E3 इंटू डेल्टा AN। सिमिलरली अगर हम फ्लक्स फाई n फाइंड करें तो फाई n इक्वल्स टू En इंटू डेल्टा AN। But we have to calculate the total flux through this whole sphere. In order to calculate the total flux, we need to add all the flux. So the electric flux through the whole of the sphere will be phi E equals to phi 1 plus phi 2 plus phi 3 plus continue up to plus phi n। इन सब की वैल्यूज यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दें। phi 1 की वैल्यू E1 डेल्टा A1, phi 2 की वैल्यू E2 डेल्टा A2, phi 3 की वैल्यूज E3 डेल्टा A3, phi n की वैल्यूज En डेल्टा AN। ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाती है। लेकिन अगर हम इस सफीयर को वापस देखें तो सफीयर के अंदर स्फेरिकल सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है। तो यहां पर जितना एक पैच में से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा बाकी पैचेस में से भी सेम डायरेक्शन में और सेम ही अमाउंट में सेम क्वांटिटी में इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा। सो वी कैन राइट इट एज द मैग्नीट्यूड ऑफ E1 वेक्टर equals to the magnitude of E2 vector equals to the magnitude of E3 vector up to En vector, magnitude of En vector। यानी इन सब के जो मैग्नीट्यूड्स हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम है। स्टूडेंट्स मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज ऑफ द स्फेरिकल सिमेट्री हर पैच में से एक जितना इलेक्ट्रिक फील्ड पास करता है सेम डायरेक्शन में और इक्वल मैग्नीट्यूड में, तो फिर हम सब की जगह पर पुट कर सकते हैं कैपिटल E। और हम इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इट इज इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। सो वी नीड टू सॉल्व द इक्वेशन 1। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, अगर हम सब की जगह पर देखें मैग्नीट्यूड ऑफ E1 की जगह पर भी E पुट कर दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ E2 की जगह पर भी E पुट कर दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ E3 की जगह पर भी E पुट कर दिया एंड फाइनली मैग्नीट्यूड ऑफ En की जगह पर भी E पुट कर दिया। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ रही है। अब इस इक्वेशन में से हम E कॉमन ले सकते हैं। फाई E इक्वल्स टू E इंटू डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस कंटिन्यू टू अप टू डेल्टा AN। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर आ गया, लेकिन ये जो ब्रैकेट में चीज आ रही है ये तो सम ऑफ एरियाज है। It means that it's the total surface area or the total area of the sphere, and we know that total area of the sphere is equals to 4 pi r square। तो फिर हम यहाँ पर वैल्यूज अब पुट कर देते हैं। phi E equals to 1 divided by 4 pi epsilon naught q divided by r square into 4 pi r square। अब 4 pi और r square कैंसिल हो सकते हैं तो हम इनको कैंसिल कर देते हैं। So phi E equals to q divided by epsilon naught। So this is the flux through the closed surface or a closed sphere। Students, अब हम यहां से conclusions देखते हैं। Now imagine a closed surface S around the sphere and flux through the closed surface S is the same as the flux through the sphere। Let's have a look at the figure कि ये हमारे पास closed surface है। इस closed surface के अंदर ये हमारे पास एक स्फीयर है। अब इसमें से ये हमने इसका एक छोटा सा पैच लिया है। अब इस पैच में से अब फ्लक्स जिस तरह से कैलकुलेट कर चुके हैं उसी तरह से कैलकुलेट करें, लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि जितना फ्लक्स हमारे पास ये इस स्फीयर से पास करेगा उतना ही फ्लक्स इस क्लोज्ड सरफेस का होगा। तो फिर हम यहां से कंक्लूड कर सकते हैं
The electric flux through a closed surface does not depend upon the shape or the geometry of the closed surface. The electric flux through the surface depends upon the medium and the charge enclosed. स्टूडेंट्स इस बात को समझें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इस जो ये हमारे पास आ रही है क्लोज सरफेस, इसकी शेप के ऊपर या इसकी जियोमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करती, बल्कि ये सिर्फ और सिर्फ उस मीडियम के ऊपर और उस मीडियम के अंदर ये जो चार्ज मौजूद है ये उस चीज के ऊपर डिपेंड करती है। तो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं गॉसेस लॉ। तो सबसे पहले हम गॉसेस लॉ को डिफाइन करते हैं। The definition of the Gauss's law is that the flux through any closed surface is 1 over epsilon naught times the total charge enclosed in it। कि किसी भी सरफेस क्लोज्ड सरफेस के अंदर, जैसे कि ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर जो फ्लक्स होगा टोटल फ्लक्स वो होता है टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1 over epsilon naught times the total charge enclosed in that surface। तो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं और इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है जिसके अंदर n चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q1 Q2 Q3 अप टू Qn। तो अब हम यहाँ पर टोटल फ्लक्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपके पास n चार्जेस मौजूद थे तो यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स है दैट्स द सम ऑफ n फ्लक्सेस। So phi E equals to phi 1 plus phi 2 plus phi 3 up to phi n। अभी आपने लास्ट टॉपिक के अंदर फ्लक्स फाइंड किया है phi equals to q divided by epsilon naught for a sphere। तो यहाँ पर एक क्लोज्ड सरफेस है तो उसके अंदर जो एक चार्ज की वजह से फ्लक्स होगा दैट्स q1 divided by epsilon naught। जो दूसरे चार्ज की वजह से होगा दैट वुड बी q2 divided by epsilon naught। So we can write phi E equals to Q1 divided by epsilon naught plus phi Q2 divided by epsilon naught plus Q3 divided by epsilon naught plus continue up to Qn divided by epsilon naught। अगर आप देखें तो सब की डिवीजन में epsilon naught आ रहा है तो हम कॉमन ले सकते हैं phi E equals to 1 divided by epsilon naught into Q1 plus Q2 plus Q3 plus continue to Q up to Qn। अगर आप ब्रैकेट में देखें तो ये जो चार्जेस हैं ये तो सम ऑफ चार्जेस है, मतलब Q1 plus Q2 plus Q3 plus continue up to Qn, that's the sum of charges। So we can write it as Q phi E equals to 1 divided by epsilon naught into total charge enclosed in that surface। So students, we can write phi E equals to 1 divided by epsilon naught into Q, where Q is the total charge which is equals to Q1 plus Q2 plus Q3 plus continue to plus Qn। This is the mathematical form of the Gauss's law। तो अब हम इसी Gauss's law को यूज करेंगे और इसी ही के जरिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया करेंगे। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए, किसी भी क्लोज सरफेस का टोटल फ्लक्स फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले गॉसियन सरफेस को डिफाइन करना पड़ता है। अब क्वेश्चन यह है कि व्हाट इज द गॉसियन सरफेस। तो इट्स एन इमेजिनरी सरफेस। ये एक इमेजिनरी सरफेस है, लेकिन जिस पॉइंट के ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करना है वो इस सरफेस के अंदर एग्जिस्ट करना चाहिए। स्टूडेंट्स अब डिफाइन करते हैं हम इसको। अ गॉसियन सरफेस इज एन इमेजिनरी क्लोज्ड सरफेस ऑफ आर्बिट्रेरी शेप which passes through the point where we want to calculate the electric field intensity। तो स्टूडेंट्स अब आप देखें, by applying Gauss's law we can calculate the electric field intensity due to the different charge configuration। For this purpose following steps must be followed। कि अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना चाहते हैं तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं फर्स्ट स्टेप, draw an imaginary closed surface which passes through the point at which the electric field intensity is to be measured। This closed surface is known as Gaussian surface। सेकंड पॉइंट है कि फाइंड द चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस। देखें स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास कोई सरफेस है उसके अंदर सपोज करें ये हमारे पास एक सरफेस है, इसके अंदर ये जो मैंने अब पॉइंटर रख दिया यहाँ पर हम फाइंड करना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।
तो हमें इसके अराउंड एक गॉसियन सरफेस पहले अज्यूम करनी पड़ेगी जो किसी भी शेप की हो सकती है, इट्स ऑफ एन आर्बिट्रेरी शेप। फिर वो जो सरफेस हमने अज्यूम की है उस सरफेस के अंदर हमें सबसे पहले चार्ज फाइंड करना है। जब हम चार्ज फाइंड कर लेंगे तो फिर हम गॉसेस लॉ को यूज करेंगे। ये जो मैथमेटिकल फॉर्म है गॉसेस लॉ की, इस फॉर्मूला को हम यूज करेंगे और इसके जरिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करते हैं। जब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लेंगे तो फिर हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के ऊपर जो डेफिनेशन है इसकी ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, वहां पर हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे ई की जगह पर। देन वी कैन फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। दैट्स इट फॉर टुडे। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट फिर अगले टॉपिक्स पढ़ेंगे। यहाँ पर आपकी इंफॉर्मेशन के लिए ये लिखा है कि इफ अ सरफेस encloses a positron as well as a negative charge of the same magnitude, then the net flux through the surface is zero. With this, it's the end of the class. Have a nice day, students. Allah Hafiz.